नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 2024 से पहले 5 राज्यों में हो रहे सेमीफाइनल में कौन मारेगा बाजी, आज चर्चा इसी पर होगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग के साथ उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की किस्मत तो ईवीएम में कैद हो गई। वहीं राजस्थान के चुनावी संग्राम को जीतने के लिए दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या रहा वोटिंग पैटर्न, वोटिंग के वक्त किन मुद्दों को लेकर मतदाताओं ने ईवीएम का दबाया बटन, कौन किस पर पड़ सकता है भारी, आपको बताएंगे। सबसे पहले बात हम मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटिंग देखने को मिली है। 76.22% वोटिंग हुई है, यानी मतदाता ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने घरों से बाहर निकले हैं, अपने मत का इस्तेमाल किया है। 76.22% का ये वोटिंग परसेंट आखिर क्या बताता है? क्या इससे कमलनाथ का चेहरा खिलने वाला है या शिवराज सिंह चौहान को खुशखबरी मिलने वाली है? इस वोटिंग परसेंटेज के मायने क्या है, आज एक एक आंकड़ा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको समझा देते हैं कि कैसा रहता है मध्य प्रदेश का वोटिंग पैटर्न। अगर आप 2023 यानी कल हुए मतदान की बात करेंगे तो 76.22% वोट पड़े हैं। 2018 यानी इससे पहले के विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा 75.63% था। 2013 में था 72.13%, 2008 में 69.78% और 2003 में 67.25% वोटिंग परसेंटेज थी। यानी 2003 से लेकर 2023 तक लगातार वोटिंग परसेंटेज में इजाफा ही हो रहा है। 2018 को अगर आप सिर्फ छोड़ दें तो 2013, 2008 और 2003 में जो नतीजे थे वो बीजेपी के मुफीद रहे थे। 2018 में ऐसा नहीं हो पाया था, बीजेपी पीछे रह गई थी और कमलनाथ की सरकार बनी थी। कुछ ही महीने हालांकि सरकार चल पाई थी। अब साल दर साल बदलते वोटिंग परसेंटेज में कैसे सीटों का तबादला होता है ये भी आपको बताते हैं। पहले बात 2008 की करेंगे। वोटिंग परसेंटेज था मध्य प्रदेश में 69.78%, 2.53% पिछले चुनावों से बढ़ा। यहां कांग्रेस को 71 सीटें मिली, जबकि बीजेपी के खाते में 143 सीटें गई थी। यानी बीजेपी को ये 2.53% बढ़े हुए वोट परसेंटेज का फायदा पहुंचा था। साल 2013 की बात करेंगे तो वोटिंग परसेंटेज बढ़कर हो गया 72.13%। यहां 2.35% का इजाफा हुआ था। कांग्रेस 71 से भी नीचे आई, 58 सीटें, यानी कांग्रेस को नुकसान हुआ था, बीजेपी को फायदा हुआ था। 165 सीटें 2013 में बीजेपी ने जीती थी। साल 2018 को अगर आप देखेंगे तो साल 2018 में ये वोटिंग परसेंट बढ़कर हो गया था 75.63%। कितना बढ़ा था वोटिंग परसेंट? 3.50% वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था। यहां कांग्रेस को फायदा हुआ था, कांग्रेस सीधे 58 से 114 पर पहुंच गई थी, जबकि बीजेपी कुल 109 सीटों पर सिमट गई थी। अब आज का आंकड़ा क्या कहता है? यानी 2023 के मतदान फीसद को अगर आप देखेंगे तो इजाफा हुआ है, 76.22% वोटिंग हुई है। जो आंकड़ा बढ़ा है वो 0.57% का बढ़ा है। अब कांग्रेस या बीजेपी, किसके चेहरे खुलेंगे, ये बड़ा सवाल है। मतदाता अगर अपने घरों से बाहर निकले हैं बड़ी संख्या में, तो क्या वो कांग्रेस की गारंटियों को लेकर मतदान करने निकले हैं या बीजेपी का जो एक बड़ा शासनकाल रहा है उसको लेकर मतदाता वोटिंग करने के लिए निकले हैं? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आज हम आपको इंडिया टीवी पर देंगे कि आखिर ये वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है और इस वोटिंग परसेंटेज से किसके चेहरे खुलने वाले हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में समीर चौंगावकर मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर हैं, अनुराग अमिताभ हमारे साथ मध्य प्रदेश से हैं और भोपाल से ही हमारे साथ इस वक्त विजय लक्ष्मी भी जुड़ी हुई हैं। मैं सबसे पहले देवेंद्र आपसे आपका आंकलन जानना चाहूंगी, क्योंकि आप खुद भी ग्राउंड पर रहे, आपने इन चुनावों को देखा। ये 76.22% का जो आंकड़ा है ये किसके पक्ष में जा सकता है? वोटिंग पैटर्न के आधार पर मध्य प्रदेश में प्राची कोई आकलन इस बार का करना पिछली बार की तुलना में मुझे लगता है कि उसमें कोई वैसा संकेत नज़र नहीं आ रहा है। और उन संकेतों को पढ़कर आप कोई आकलन करें ये भी नहीं है। कमोबेश आप कह सकती हैं कि एक ही जैसा रहा है। 2-3 चीज़ें हैं इसके पीछे वजह। जैसे पहली बात ये है कि मान लीजिए कुछ वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हो भी गया तो उसमें चुनाव आयोग की भी भूमिका रहती है। चुनाव आयोग लगातार हर चुनाव के बाद अगले चुनाव में ज़्यादा जोर शोर से उसमें लगा रहता है और कोशिश ये रहती है उस सिस्टम की कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को
खींच कर लेकर आए। दूसरी चीज़ की कई बार एक नैरेटिव चलाया जाता था कि अगर ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज हुआ तो इसका मतलब वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है और सत्ता बदलने के लिए है। मध्य प्रदेश के केसेस में आपने देखा कि पिछले 2 चुनाव में भी लगातार, पिछले 3 चुनाव में, पिछले चुनाव को और छोड़ दें तो उसके पहले के 2 चुनाव में लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, बीजेपी को फायदा हुआ। तो सिर्फ वोटिंग परसेंटेज के आधार पर मुश्किल है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जो महिला वोटर हैं उसके आधार पर सबसे ज़्यादा इस बार बातचीत की जा रही है। और अगर बीजेपी के लिहाज से बात करें तो बीजेपी की सारी उम्मीदें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि जो महिला वोटर्स हैं वो उनके पक्ष में पहले की तुलना में ज़्यादा एग्रेसिवली किस तरीके से वोट करें। पिछली बार के चुनाव की बात कर लें तो तकरीबन 52 विधानसभा सीटों में से जो महिला बहुल थे, जहाँ पे महिला वोटर्स ज़्यादा थी, उनमें से 34 पे बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। उस आंकड़े से इस बार काम नहीं होने वाला है। अगर बीजेपी को इस चुनाव में सफलता हासिल होनी है तो ये इजाफा और ज़्यादा होना चाहिए। नजरें सिर्फ इस बात पर टिकी रहेंगी, बाकी परसेंटेज के आधार पर पढ़ना कुछ मुश्किल है। अनुराग, आप तो खुद बूथ्स पर रहे, आपने देखा कि मतदाता कितनी बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या चर्चा मतदाताओं के भीतर रही? क्या कांग्रेस की गारंटी चर्चाओं में रही या जो वादे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने किए वो भारी पड़े? देखिए प्राची, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस बार का चुनाव बेहद साइलेंट चुनाव है। अमूमन इस तरीके के चुनाव होते नहीं है, कोई ना कोई लहर होती है, सत्ता विरोधी लहर रहती है या कोई मुद्दा रहता है जो पूरे चुनाव के परिणामों पर असर डालता है, जनता को प्रेरित करता है, उत्साहित करता है या उकसाता है कि वो घर से निकलकर बूथ तक आए। हालांकि मैं देवेंद्र जी ने जिस तरीके से बात कही, मैं सहमत हूं कि अगर ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उससे चुनावी प्रकृति और किस तरीके से मतदान से नतीजे असर डालेंगे, मैं इससे सहमत नहीं रहता हूं। हालांकि हमने 2018 में देखा था जब 4.5% जब अगर वोट बढ़ा था, तकरीबन 56 सीटों का फायदा हुआ था। लेकिन 2013 में भी तकरीबन 2.5% वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था, लेकिन तब बीजेपी को 22 सीटें ज्यादा मिली थी। यानी ये जो एक हमेशा से कहा जाता है राजनीति में, भारतीय राजनीति में मिथक है कि अगर कहीं भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो वो जो सत्ताधारी दल है उसके खिलाफ जनता बाहर निकलकर आती है। ऐसा हमने 2013 में देखा, वोटिंग परसेंट तकरीबन 2%, 2 से 2.5% बढ़ा, लेकिन बीजेपी की सीटें 22 और बढ़ गई, 165 आ गई, जो 2008 में 143 हो गई थी। तो एक वोटिंग परसेंटेज से जनता की प्रकृति का अंदाजा लगाना, किस तरीके से बूथ में लेके गई होगी मानसिकता, ये सहज नहीं है। रही बात दूसरी कि क्या वोटर्स जो हैं वो कमलनाथ के प्रति आकर्षित हुए या शिवराज सिंह चौहान के लिए उन्हें लगा, इस बार की प्रकृति जो पूरे चुनाव की रही बहुत धीमी, बहुत साइलेंट रहा। वोटर बोलने से कतराता रहा। दोनों तरफ एक जैसी गारंटियां थी, एक जैसी रेवड़ियां, जो राजनीतिक विश्लेषक समेत हम लोग कहते हैं एक जैसी रेवड़ियां बांटी गई। किसानों के लिए दोनों दलों ने बात की। किसी ने अगर धान के लिए 31,000 रुपए बोला बढ़ाएंगे तो शिवराज सिंह चौहान ने उसे 3100 रुपए कर दिया। 2600 रुपए अगर कहा कि गेहूं के लिए बढ़ाएंगे, उसे 2700 रुपए कर दिया शिवराज ने। लाडली बहना जैसी योजनाएं, जो तमाम ऐसी योजनाएं जो दोनों की थी। तो ऐसे में जनता के मिजाज को इस वक्त परखना कि जो ये चुनाव है वो लाडली बहना योजना पर हुआ है वर्सेस एंटी इनकम्बेंसी अगर वो रही है जैसे कांग्रेस है जो कहती है, तो ये समझना जनता के मिजाज को इन चुनाव में मुश्किल दिखा है। 3% वोटिंग होना लोकतंत्र, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी हो जाती है, अच्छी बात भी है, लेकिन वो किस ओर झुकेगी ये कहना अपने आप में इस वक्त जल्दबाजी है। हालांकि 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे तो सामने आ जाएगा अनुराग की साइलेंट वोटर जो है वो किसकी तरफ शिफ्ट हुआ है या इस बार का चुनाव किसके लिए खुशियां लेकर आने वाला है। समीर जी, ये साइलेंट वोटर इस बार किसके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है या किसकी योजनाएं किस पर भारी पड़ सकती हैं पैटर्न को देखते हुए? जहाँ तक योजनाओं की बात है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र अगर हम देखें और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र देखें तो ऐसा बहुत ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है कि जिसके अंदर कोई इस तरह से लहर पैदा हो कि भाई इस पार्टी ने ये घोषणा की तो उसके लिए जनता मतदान करने के लिए निकले। और मुझे लग रहा है कि पूरे 5 साल के चुनाव 2018 के बाद जब 2023 के चुनाव हो रहे हैं तो पूरे 5 साल के बाद इस चुनाव में ऐसी कोई लहर नहीं थी कि शिवराज सिंह चौहान को हटाना है या शिवराज सिंह के फेवर में कोई लहर चल रही थी। मुझे लग रहा है इस बार वोटिंग पैटर्न बहुत परिणाम बहुत चौंकाने वाले कई क्षेत्रों में हो सकते हैं। आप शहरी क्षेत्रों में देखोगे जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, जैसे मालवा का कोई क्षेत्र है या भोपाल है, वहां वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है और ग्रामीण इलाकों में बहुत बढ़ चढ़कर मतदान हुआ है। आदिवासी क्षेत्रों के अंदर इस बार वोटिंग परसेंटेज बहुत बड़ा हुआ है, जो 47 सीटें रिजर्व है आदिवासियों के लिए। तो मुझे लग रहा है कि क्षेत्रवाद अगर देखेंगे मध्य प्रदेश के 7 क्षेत्रों में तो 3-4 क्षेत्रों में जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है वहां कई जगह वोटिंग कम हुआ है। जो मिनिस्टर्स लड़ रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, वहां वोटिंग का परसेंटेज कम रहा, उम्मीद के हिसाब से हुआ नहीं, सांसदों के इसमें कम हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि वोटिंग पैटर्न के हिसाब से ये
आकलन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से वोटिंग हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन पे आधार पर लड़ती है, उसका बूथ मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, अपने वोटर्स को निकाल के वोटिंग कराने भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्ट्रेटेजी बनाई थी। तो ऐसी स्थिति में जो दल अपने वर्कर्स को बूथ तक लेके गया होगा, मतदान करवाया होगा, उसको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। और पिछले साल चुनाव में 2018 में कई सीटें ऐसी थी जो 1000 के कम वोटों से हारी थी, तो मुझे लग रहा है इस बार भी ऐसे देखने को मिलेगा कि कम से कम 12-15 सीटें ऐसी की जो बहुत क्लोज मार्जिन से दोनों पार्टियां जीतेंगी और हारेंगी। इस वोटिंग परसेंटेज को लेकर दोनों ही तरफ उत्साह लगातार बढ़ा हुआ है और दोनों दल ये कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ ये बता रहा है कि वोटर्स ने उनके लिए मतदान किया है। लेकिन इस बीच क्या योजनाएं रही और किस संभाग में कितना % वोटिंग फीसद रहा है, क्या मुद्दे रहे हैं, ये भी हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन विजयलक्ष्मी, जैसा इस चुनाव के बारे में कहा जा रहा है कि कोई बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया, ना तो बीजेपी किसी बड़े मुद्दे को बना पाई, ना कांग्रेस विपक्ष में होने के नाते कोई लहर क्रिएट कर पाई, इसका असर क्या देखने को मिला है जमीन पर वोटर्स के अंदर? देखिए, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी की नेता हैं शोभा ओझा, उनसे बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि ये जो चुनाव था इसमें कोई बहुत प्रो इनकम्बेंसी या एंटी इनकम्बेंसी की बजाय एक जो फैक्टर मुझे ज्यादा देखने को मिला वो फटीग का फैक्टर था या चेंज की बात थी। और बीजेपी जो है वो लगातार लाडली बहना योजना की बात यहाँ पर करती आई। इन तमाम चीजों पर शोभा ओझा जी से भी बात करेंगे। शोभा जी, क्योंकि 2018 में आप लोगों ने सरकार बनाई थी, फिर उसके बाद जो हुआ वो सबको पता है। अब 2023 में वोट परसेंटेज जरूर बढ़ा है, क्या कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज जो है ये एंटी इनकम्बेंसी का परिचायक है? क्योंकि कई बार उसको प्रो इनकम्बेंसी भी देखा जाता है, कई बार एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर भी देखा जाता है। देखिए, जो वोट परसेंटेज बढ़ा है वो रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा बढ़ा है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। तो रूरल एरियाज की अगर हम बात करें तो किसान इस प्रदेश में बहुत त्रस्त था भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, भ्रष्टाचार से, और किसान तो मर गया। और सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या मध्य प्रदेश में हुई। ऐसी नवयुवक हमारे यहाँ पूरी तरह से डिसइल्यूजन था, उसको कोई आशा नहीं थी इस सरकार से, क्योंकि घोटालों पे घोटाला, रोजगार से संबंधित व्यापम घोटाले से लेकर पटवारी नर्सिंग का घोटाला, कांस्टेबल घोटाला और भ्रष्टाचार। महिलाएं इसलिए दुखी थी क्योंकि कोविड चला गया। लेकिन लाडली बहना का भी एक असर हमने देखा, क्योंकि हम पूरे स्टेट में घूमे तो एक फैक्टर जरूर था। और जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान की मामा वाली इमेज है, तो महिलाओं में कहा जाता है कि बीजेपी खासा असर जो है वो डाल पाई। ऐसा हुआ क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ। कभी अगर ऐसा हुआ होता तो महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ता, पर महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज कितना रहा? वोटिंग परसेंटेज विजयलक्ष्मी, चूंकि महिलाओं पर केंद्रित ये चुनाव रहा है और महिला वोटर्स कितनी बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं। मैं ये एक बार विजयलक्ष्मी बता देती हूँ, फिर उसके बाद चर्चा कर लेंगे कि महिला वोटर्स का मूड इस बार क्या कह रहा था और महिला वोटर्स अगर ज्यादा संख्या में बाहर निकल रहे हैं तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। देखिए, कुल महिला वोटर्स की अगर आप बात करेंगे तो 2.72 करोड़ हैं। पिछले चुनाव से 15 लाख ज्यादा महिलाओं ने इस बार वोट डाला है। इस बार 15 लाख ज्यादा महिला वोटर्स अपने घरों से बाहर निकली हैं, ईवीएम का उन्होंने बटन दबाया है। महिला वोटर्स के बाहर निकलने से सबसे ज्यादा उत्साह अगर किसी खेमे में है तो वो बीजेपी का खेमा है, क्योंकि बीजेपी का खेमा लगातार महिला वोटर्स को ही टारगेट करने की कोशिश कर रहा था। चाहे लाडली बहना योजना आप ले लीजिए, चाहे सिलेंडर के दामों में कमी की बात आप ले लीजिए, महिलाओं को टारगेट करना कितना मुफीद बीजेपी के लिए साबित हुआ, इस पर हम बात कर लेते हैं। अनुराग, लाडली बहना योजना कितनी बड़ी योजना रही जिसने जमीन पर काम किया, और क्या 15 लाख महिला वोटर्स का ज्यादा बाहर निकलकर वोट देना इस योजना से जोड़ा जा सकता है? निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि लाडली बहना योजना का फायदा हुआ है जमीनी स्तर पर। 15 लाख महिलाएं अगर घर से बाहर निकलती हैं तो दरअसल इसका सबसे बड़ा फायदा 1 करोड़ 31 लाख जो महिलाओं को मिला है, घर तक 1250 रुपए पहुंचे हैं। और शिवराज सिंह चौहान ने लगातार जो 24 अक्टूबर के बाद से 165 सभाएं की है, सब सभाओं में उन्होंने आश्वासन दिया 1250 रुपए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा ये 3000 रुपए तक रकम जाएगी अगर सरकार आती है। दूसरी तरफ कमलनाथ का आश्वासन सरकार आने पर 1500 रुपए देने का और 500
रुपए गैस सिलेंडर देने का था। यहां पर शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा कर दी थी और 1250 रुपए आ रहे थे। चुनाव 17 तारीख को था, 10 तारीख को तमाम बहनें, लाडली बहनें, जो 1,31,00,000 महिलाओं को जो मिला था पैसा, वो उनके अकाउंट में आ चुका था। मानसिकता बन जाती है, एक मानस बन जाता है महिलाओं में कि ये पैसा अभी मुझे मिल रहा है, सरकार है, और अगर यही सरकार रिपीट होती है तो ये 3,000 रुपए मुझे आगे भी मिलेंगे और 450 रुपए में गैस सिलेंडर भी मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ कमलनाथ वादा कर रहे हैं अगर उनकी सरकार आती है तो इस अगर और अभी के अस्तित्व की लड़ाई में कहीं ना कहीं एज जो है वो शिवराज सिंह चौहान को मिलता नजर आ रहा था। ग्राउंड पर भी जब जाके बात कर रहे थे, जिन जिन जगहों पर जा रहे थे, महिलाएं सीधे कनेक्ट कर रही थी शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना से, क्योंकि उन्हें ये पहली बार ये जो 1,000 रुपए है ये उन्हें मिल रहे थे। एक घर में अगर 3 महिलाएं हैं, 3 बहुएं नहीं है, उनको 3,000 रुपए मिलना, उनकी सास को 1,000 रुपए मिलना, 4,000 रुपए की इकट्ठी रकम अगर मिल रही थी, ये उनके खर्च के लिए जो दैनिक आमदनी थी उसमें काफी बढ़ोतरी थी। तो ये निश्चित तौर पर एक ऐसा प्लस पॉइंट था और जो कहीं ना कहीं शिवराज को आगे कर रहा था। प्लस मार्केटिंग, पैकेजिंग जो थी और ब्रांडिंग इसकी इतनी ज्यादा की गई थी कि हर घर तक, गांव, कस्बे, शहरों तक बीजेपी की इस योजना का जो असर है वो होना था, पहुंचा। यही वजह है कि 2 करोड़ अगर 72 लाख महिलाएं हैं, जिसमें से अगर अर्बन एरियाज की, अगर जो अपर क्लास की महिलाएं हैं उनको छोड़ दिया जाए, जो उसमें पात्रता रखती थी, 1,31,00,000 महिलाएं अगर इनरोल करा रही हैं अपने को, और तकरीबन 20 से 30 लाख महिलाएं नहीं हो पाई, जिनको जो किन्हीं कारणों से कागज नहीं हुए, नहीं हो पाए, तो इसका मतलब है कि सक्सेस रेट काफी था उनको वहां तक पहुंचाने के लिए जहां से ये पैसा मिल रहा था। तो ये कहा जाए कि अगर लाडली बहना योजना इस पूरे चुनावी परिदृश्य में शिवराज सिंह चौहान के लिए या बीजेपी के लिए फायदेमंद होती दिखाई दे रही है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उसमें महिलाओं की भागीदारी काफी हद तक, ठीक है, महिलाओं की भागीदारी की बात आ रही है देवेंद्र। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को लुभाने के लिए कांग्रेस ने कोशिश नहीं की। कांग्रेस ने भी बड़े बड़े वादे किए हैं, चाहे 1,500 रुपए देने की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर 500 के दाम पर देने की बात हो। लाडली बहना योजना क्या एक्स फैक्टर साबित हो सकती है या गेम चेंजर साबित हो सकती है बीजेपी के लिहाज से? और बिल्कुल प्राची, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी की जो उम्मीदें हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी एक वजह से है। अगर ये योजना नहीं होती तो आप समझिए कि इस चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता मध्य प्रदेश में। लेकिन इस योजना ने बीजेपी के पक्ष में काफ़ी माहौल बनाया। वो माहौल किस हद तक गया है इसके लिए फिलहाल इंतजार रहेगा। और ये बहुत विडंबना की स्थिति आप कह सकती हैं और लोगों के मूड के हिसाब से भी कह सकती हैं कि सोचिए, जिस मुख्यमंत्री की ये योजना है उसी योजना के बारे में बात हो रही है कि ये एक्स फैक्टर है और ये सबसे ज़्यादा कमाल दिखाएगा, और उसी मुख्यमंत्री के बारे में साथ साथ ये भी नैरेटिव रहता है कि इस मुख्यमंत्री के चेहरे से लोगों के अंदर एक ऊब है और वो एक बार बदलाव करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में कोई माहौल बनाया। जैसे कर्नाटक से अगर आप तुलना करेंगे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कैंपेन से, तो जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में बहुत पहले अपना अभियान शुरू कर दिया था। आपको ध्यान होगा कि पेसीएम जैसा कैंपेन वहां पे कितना ग्राउंड तक पहुंचा था। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कोशिश की गई थी लास्ट समय में ऐसी, लेकिन वो कोशिश कहीं भी नजर नहीं आई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ इस बात से है कि जो लोग बीजेपी को हटाना चाहते हैं उनके पास विकल्प सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। तो ऐसे में बाय डिफॉल्ट उन्हें फायदा मिलेगा और उसका एक माहौल था, क्योंकि एक बड़ी आबादी निश्चित तौर पर वोकल थी इस मामले में कि एक बार तो बीजेपी की सरकार को बदलना चाहिए। वहां पर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी महिलाओं को लेकर। और कल भी जब बीजेपी के बड़े नेताओं से मैंने बात की थी प्राची दोपहर में, तो वो बहुत मुतमईन थे, निश्चिंत थे इस बात से लेके कि महिला वोटर्स घर से बाहर निकल रही हैं और उनका अपना जो बूथ मैनेजमेंट था, वो बूथ मैनेजमेंट का मतलब ये कि महिलाओं को घर से बाहर निकाल कर वहाँ पे वोटिंग कराने तक लेके जाइए, उनके हिसाब से वो सक्सेसफुल रहा है और इस बात को लेकर वो निश्चिंत है। लेकिन जो पूरी बातचीत के बाद प्राची एक बात समझ में आई कि अगर बीजेपी जीतती भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से 5 से 7 सीटों का फासला होगा। दूसरी तरफ अगर ऐसा नहीं होता, जो कि बीजेपी ये मान के चल रही है कि महिलाओं के जो वोट होंगे उनका बहुमत उनके पास ही आएगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी की अगर विक्ट्री होती है तो उसमें फासला आपको ज़्यादा दिखेगा।